आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत आज 2 विभागों की पीडब्ल्यूडी पेयजल विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शाम के 5 बजे सचिवालय में होने वाली है ये समीक्षा बैठक। तो कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बेहद 2 महत्वपूर्ण विभाग पीडब्ल्यूडी और पेयजल विभाग, जिस पर आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है। शाम के 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब इस बैठक को शुरू किया जाएगा सचिवालय में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज ये बैठक करने वाले हैं। दीपांकर भट्ट से और जानकारी लेते हैं। दीपांकर, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा रहना संभव है इस 5 बजे होने वाली सचिवालय में बैठक पर? ये 2 बैठकें खास तौर पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और पेयजल विभाग की है। जिस तरह सर्दियों का मौसम, मई और जून में जिस तरह पानी की क्राइसिस होती है, तो मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी लेंगे कि किस तरह सप्लाई की जाए। इसके लिए अमृत योजना का किस तरीके से काम चल रहा है, हर घर नल हर घर जल में किस तरह की प्रगति है, क्योंकि साल 2021 के एंड तक सभी घरों तक नल पहुंचाने की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको आगे बढ़ाना है। इसके अलावा सड़कों पर किस तरीके से काम चला, चाहे एनएच के वर्क्स हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स हो, उन पर किस तरीके से काम हो। और खास बात ये भी है कि दोनों डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास है। तो अब मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ कोरोना की चुनौती है, वहीं डिपार्टमेंट्स की समीक्षा का काम भी शुरू किया है। कोविड की चुनौती, दीपांकर भट्ट, और ऐसे में ये बैठक लेना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। तो आज इस बैठक में हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हुए देखेंगे, लेकिन क्या इस बैठक में वर्चुअली भी कुछ लोग जुड़ेंगे, अधिकारी जुड़ेंगे, या फिर सब इस बैठक में शामिल होंगे? सचिवालय में बैठक होनी है तो साफ है कि इसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट्स के जो चीफ होंगे सभी इस दोनों बैठकों में पहुंचेंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बैठक हो या फिर पेयजल की बैठक हो। लेकिन खास बात यही है कि एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट और कोविड, एक बड़ी चुनौती हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, पूरी गवर्नमेंट के लिए कोविड से निपटना। वहीं मुख्यमंत्री की कोशिश ये भी है कि बाकी कामों पर इसका इफेक्ट ना पड़े। सड़कों के जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के जो वर्क चल रहे हैं, चाहे पेयजल में हो, ऊर्जा में हो, वो पीडब्ल्यूडी में हो, वो भी साथ साथ चलते रहे। यानी दोनों पैरेलल अपने क्या कोई नई योजनाएं भी आ सकती है दीपांकर भट्ट? ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों विभागों से जुड़े हुए कई और महत्वपूर्ण योजनाएं भी ला सकती हैं, ताकि लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उनसे निजात मिल सके। फिलहाल किसी बड़े फैसले की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगले 7 से 8 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे और सरकार के पास ये लास्ट टाइम है और तीरथ सिंह रावत गवर्नमेंट के पास बहुत कम टाइम है अब काम करने के लिए। ऐसे में इन डिपार्टमेंट से जो पेंडिंग वर्क है उनको कैसे टाइम पर कंप्लीट किया जाए, ये चैलेंज रहेगा। कंचन, दीपांकर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। देहरादून से खबर, जहां पर 3 दिन और बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। आज कोविड कर्फ्यू खत्म होना था 3 मई को, लेकिन 3 दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया है। 6 मई की सुबह 5 बजे तक ये कोविड कर्फ्यू रहने वाला है, जिस पर आपको बताएं कि फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहने वाली हैं। 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सामानों की ये दुकानें हैं जो खुली रहेंगी दोपहर के 12 बजे तक। देहरादून ऋषिकेश नगर निगम में कर्फ्यू 6 मई तक रहेगा। छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन में कर्फ्यू बढ़ाया गया है 6 मई तक। गढ़ी कैंट, डोईवाला, विकास नगर में भी कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है। इस पर आपको बताएं कि मसूरी और हरबटपुर भी 6 मई तक कर्फ्यू यहां पर लागू रहेगा। पब्लिक और निजी गाड़ियों पर बैन रहने वाला है। जरूरी सेवाओं को मिलेगी सिर्फ छूट। हम आपको यहां बताते हैं कि उत्तराखंड में रविवार को 5,606 नए मामले सामने आए। 71 मरीजों की मौत हुई है। एक ही दिन में महज 24 घंटे के अंदर आप देखिए 71 मरीजों ने अपनी दम तोड़ा। साथ ही एक्टिव केस 53,000 के पार पहुंच चुके हैं। 53,612 एक्टिव केसेस की संख्या है। 2,935 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। ये मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से हम आपको जानकारी दें कि 1,31,144 मरीज रिकवर भी कर चुके हैं। एक और खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सेलाकुई के स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में लापरवाही की खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट में भर्ती 50 साल की एक महिला पेशेंट जो कि कोविड पॉजिटिव थी, महिला को आइसोलेट नहीं किया गया। अभी भी कोरोना पॉजिटिव महिला दूसरे पेशेंट के साथ रह रही है। तो ये देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही। एक कोविड पॉजिटिव महिला जिसको आइसोलेट अभी तक नहीं किया है और वो नॉर्मली सब पेशेंट्स के साथ रह रही है। तो
हेल्थ सेक्टर से प्रदेश में किस तरह से ये एक रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर कोविड के हालात पर उत्तराखंड की जनता के साथ बात की। सीएम तीरथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरा परिवार है और सेवा मेरा फर्ज। कोरोना से देवभूमि को बचाना मेरा लक्ष्य है। सीएम ने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखते ही वो लापरवाही ना बरतें, अपनी जांच कराएं। विधायकों से कहा कि वो अपने क्षेत्रों के लोगों की मदद करें। इसके साथ ही चारधाम यात्रा रद्द होने को लेकर कहा गया कि पहाड़ में कोरोना ना फैले, इसके लिए ही चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। लेकिन अपनी तय तिथि और समय पर ही चारधाम के कपाट खुलेंगे। तीर्थ पुरोहित नियमानुसार पूजा अर्चना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। कोरोना संकट के बीच में पुलिस लाइन देहरादून में कोविड सहायता केंद्र बनाया गया है। जी हां, इस सेंटर में रोज 70 से 80 लोगों की सहायता लेने के लिए कॉल आ रही है, जिसमें ज्यादातर बेड्स, हॉस्पिटल्स, इंजेक्शन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर लगातार फोन कर रहे हैं। पुलिस लाइन में बने हुए इस कोविड सहायता केंद्र में फिलहाल 10 फोन लाइन चल रहे हैं। अब इसे और बढ़ाने की भी बात की जा रही है। किस तरह से संचालित किया जा रहा है इस हेल्प डेस्क को, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्थवाल ने। जनता की मदद के लिए देहरादून पुलिस ने एक हेल्प डेस्क बनाई है। आप देख सकते हैं ये हेल्प डेस्क एक कंट्रोल रूम पूरा है, जहां लोगों को फ़ोन आ रहे हैं और लोग ये अपनी मदद के लिए, यानी कि पुलिस ने ये कंट्रोल रूम इसलिए तैयार किया है कि लोग यहाँ फ़ोन करें, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद हो। अगर हम बात करें बीते साल की, तो बीते साल भी ये हेल्प डेस्क पुलिस ने स्टार्ट कर दी देहरादून के पुलिस लाइन में। आज भी फिर यहाँ पे स्टार्ट ये पुलिस की हेल्प डेस्क देख सकें, पुलिस के लोग यहाँ पे हैं और जो फ़ोन आ रहा है, यानी कि कंट्रोल रूम में जो ये फ़ोन आ रहा है, जिस तरीके की वो मदद मांग रहे हैं, पुलिस पूरी वो मदद मुहैया करा रही है। हमारे साथ एसपी जो यहाँ पे नोडल अधिकारी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर प्रकाश चंद्र जी, किस तरीके की यहाँ पे आप लोग मदद कर रहे हैं और कैसे फ़ोन आपके पास आ गए? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, कंट्रोल रूम में 10 लाइनें लगातार 24/7 काम कर रही हैं। अब तक लगभग 800 से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं, जिसमें पब्लिक की ज़्यादातर जो डिमांड है वो ऑक्सीजन, मेडिकल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल, बेड, आईसीयू, इस संबंध में ज़्यादा डिमांड है। फिर RT-PCR टेस्ट के बारे में भी क्वेरीज हैं, जिसका कि यहाँ पे समाधान करते हैं, हम कोशिश करते हैं। इवन जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वहाँ पुलिस की ड्यूटी भी है। तो वो एक लाइसेंस बना के हम कोशिश करते हैं कि किसी की इमरजेंसी बेसिस पर अगर हम हेल्प कर पाएँ, जैसे कि बेड उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन दिलवाना, ऐसा कर रहे हैं हम लोग। यानी कि पुलिस पूरी कोशिशों में लगी है। जो भी कॉल यहाँ पे आ रहे हैं कि जो लोगों की पूरी मदद हो सके। करीब पर डे अगर बात करें कि 80 से 100 कॉल यहाँ पे डेली आ रही हैं। 10 लाइनें पुलिस ने यहाँ पे लगाई हैं कि जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। सतेंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के बाद अब खबर रुद्रप्रयाग जिले से, जहां पर कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए डीएम मनोज गोयल ने जिले में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया है, जो कि आज से 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह से बैन रहने वाला है। जरूरी सामान की दुकानें 1 बजे तक ही खुली रहेंगी। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं और उनको नियमों के अनुसार पालन करने का अपील की है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम विकास अधिकारियों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को जोड़ा गया है। ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का एक आदेश जारी किया है, जो समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें अन्य कार्य
जो धरातल के जितने भी कार्मिक होते हैं उन सबको ग्राम प्रधान की सहायता के लिए जोड़ा गया। जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, जो वहाँ पे कार्यरत अध्यापक हैं, उन सबको इस समिति में जोड़ा गया है, जिनका दायित्व ये होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, मास्क का पालन करवाने के लिए, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम प्रधान को पूरा सहयोग है। तो कोरोना की दूसरी लहर की अगर बात की जाए तो लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं इस दूसरी लहर में भी। इस बात का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं और इन तस्वीरों से भी लगा पाएंगे। चंपावत जिले में पुलिस अभी तक 5000 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। चंपावत एसपी का कहना है कि चालान की कार्रवाई के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी देने चाहिए। निरंतर जो भी व्यक्ति कोविड के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, निरंतर उनके चालान किए जा रहे हैं। जिला पुलिस के द्वारा पिछले 1 माह में 5000 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा जो निर्गत निर्देश हैं उनका अगर अनुपालन जो नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे नैनीताल से खबर, जहां पर कोरोना संक्रमण के साथ वायरल बुखार का भी प्रकोप लोगों को परेशान किए हैं। मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं इस बात से और पूरे अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए इस वक्त जांच जरूरी है। मनोचिकित्सक का कहना है कि मामूली बुखार के बाद भी लोग इलाज कराने नहीं आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल इस बीमारी से जुड़े हुए हैं और लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इस टाइम कोई भी हो तो उसके लिए हॉस्पिटल आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अस्पताल में आकर के टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो RT-PCR हो, रैपिड एंटीजन हो, और तुरंत दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टेस्ट के साथ ही दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। इसमें डिप्रेशन के भी लोगों को क्या हो रहा है कि कहीं ऐसे समाचार मिल गए तो डिप्रेशन के केसेस भी जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं। और जो ये समय है, जो भी जिनकी मनोचिकित्सा से दवाइयाँ चल रही हैं वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, अगर फ़ोन पे या फिर किसी भी तरह अपनी मेडिसिन बंद न करें। कैसे अपने आप को बचाना होगा। नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बीच में लोगों के मदद के लिए हाथ उठने लगे हैं। कुछ यहां पर युवाओं ने गरीबों को राशन बांटा है और इस दौरान युवाओं ने मल्लीताल में 40 रिक्शा चालकों और मजदूरों को राशन बांटा। 40 लोगों को बांटा है, जिसमें सारे रिक्शे वाले थे, जो यहाँ पे 40 परिवार को, तो जिसमें मतलब रिक्शे वाले थे मुख्य, और कुछ नेपाली लोग थे और कुछ महिलाएं थी। हम कोशिश करेंगे, अभी हम मतलब कर रहे हैं प्लान, और इसी तरह से अपने जो फॉलोअर्स वगैरह हैं वो हल्के हल्के जैसे 100 रुपये या 50 रुपये के, या किसी ने 500 दिए, तो हल्के हल्के फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से खबर, कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। देर रात की खबर, जहां पर 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अस्पतालों के लिए आए हुए ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई थी। गैस एजेंसियों को बेच रहा था टैंकर ड्राइवर। तो थाना पटेल नगर का ये मामला। अब कोरोना महामारी में मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर शमशान घाटों पर भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के 2 शमशान घाटों पर रोजाना 100 से ज्यादा चिताएं जल रही हैं। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर हालात बदतर हैं। यहां रोजाना 50-60 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शवों के अंतिम संस्कार होने से शमशान घाट के संसाधन भी कम पड़ रहे हैं। शमशान घाट के कर्मचारियों का कहना है कि हर हालात मुश्किल भरे हैं, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार हर हालत में किया जा रहा है। आजकल के टाइम में बढ़ा हुआ 50, 60, 65, 60, 65, 70 तक आ जाती है। रोज का रोज बढ़ रहा है, चाहे 2 ही बढ़े, 4 ही बढ़े, लेकिन बढ़ के आता है। भगवान मालिक है, कैसे होगा। हम लोग करते हैं किसी न किसी तरह से, उसको बॉडी को पहले से जो जल चुकी है उसको परवाह करके ही लगाते हैं। हरिद्वार के कनखल शमशान घाट पर भी चिताओं का बोझ बढ़ गया है। सामान्य दिनों में जहां 10-15 चिता जलती थी, वहीं अब 50 से ज्यादा अंतिम संस्कार एक दिन में हो रहे हैं।
शमशान घाट का संचालन करने वाली समिति के सदस्य का कहना है कि शमशान घाट पर ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। ये 22 साल हो गए यहाँ सेवा करते। अच्छा। मैं आता हूँ सुबह शाम 3 चक्कर मिलना, लेकिन जितना बुरा हाल इस समय शमशान में हो रहा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। कल भी 45 बॉडी आई थी, अब अभी तक 22 बॉडी आ चुकी है, जिसमें 9 बॉडी कोरोना में संस्कार हुआ। मौत का ये तांडव कब रुकेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन शमशान घाटों पर बढ़ता चिताओं का बोझ लोगों को मायूस कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं खबर हरिद्वार से, जहां पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने आया था ये युवक, डिस्चार्ज मरीज के पर्चे पर मांग रहा था इंजेक्शन। हम आपको बताएं कि पायलट बाबा अस्पताल के डॉक्टर ने लिखा था ये इंजेक्शन। पुलिस ने डॉक्टर सहित दोनों पर केस दर्ज कर लिया है। कनकल थाना क्षेत्र का ये मामला है। अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर सल्ट विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को मात दे दी। महेश जीना ने इस उपचुनाव में 4,697 वोट से जीत दर्ज की। बीजेपी के जीना को 21,874 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की गंगा पंचौली को 17,177 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर नोटा रहा। सल्ट में मिली हुई जीत से बीजेपी काफी गदगद है। सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता का शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने दावा किया कि सल्ट में मिली हुई कामयाबी सरकार पर जनता के भरोसे की मोहर है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के जो अधूरे काम रह गए हैं वो अब सल्ट में पूरे किए जाएंगे। आज सल्ट के उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम सामने आया है और वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, हमारी सरकार पे विश्वास किया। उसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो सपना था सुरेंद्र जीना का, उस सपनों को साकार हम करेंगे। हमने वहाँ की जनता को विश्वास दिलाया था। जो सल्ट के अंदर एक भावना, वहाँ की जनता की उस भावना को भारतीय जनता पार्टी उस रूप में पूरा करेगी। और आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा वहाँ जनता का विश्वास इस रूप में दिया था, उस विश्वास की आज जीत हुई है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। तो सल्ट में हार के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस यहां पर दावा कर रही है कि सल्ट में सहानुभूति की वजह से ही बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जब तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ेंगे सेमीफाइनल तभी होगा। अभी तीरथ सिंह जी का स्वयं अपना चुनाव होना है, पार्लियामेंट से वो रिजाइन करेंगे, उस पार्लियामेंट का बाय इलेक्शन होना है। असली सेमीफाइनल तो मुख्यमंत्री जी जिस दिन चुनाव में होंगे, उनके सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पे, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर, उनके मैनिफेस्टो पर चुनाव तो असली तब होगा जब तीरथ सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव तो पूरा का पूरा सहानुभूति का चुनाव था और उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना कंट्रोल पर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की किसी भी हालत में कमी ना हो। सतपाल महाराज ने टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। एक्सरे मशीन्स लगी हैं, वहाँ टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है और जो भी मेरे चौबड़ाखाल क्षेत्र के अंदर जो भी कमी होगी, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, मैं उसको विधायक निधि के फंड से पूरा करूँगा। तो श्रीनगर गढ़वाल की तरफ बढ़ें तो यहाँ से खबर है कि यहाँ पर स्थित सबसे बड़े अस्पताल राजकीय बेस चिकित्सालय में कोविड से निपटने के लिए जल्द 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला चौथा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने के लिए ही 250 केवी क्षमता का नया जनरेटर 4 दिनों में अस्पताल में स्थापित हो जाएगा। 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बेस अस्पताल के लिए जल्द खरीदे जाएंगे। ये सभी फैसले कोविड को लेकर पौड़ी जिले के
प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में हुई कोविड समीक्षा बैठक में लिए गए। देखिए, हमने तत्काल प्रभाव से एक 250 किलोवाट का जनरेटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को आज ही स्वीकृति दी है और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगभग 101 करोड़ 10 लाख के आसपास जिसके अनुमानित कीमत होगी, उसको तत्काल हमने उसको स्वीकृति दी है।